हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पैराबोला के एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज कर रहे थे। लास्ट हमने जो किया था वो 2016 का क्वेश्चन किया था। आज हमारे पास है 2015 का क्वेश्चन। 2015 में जेईई एडवांस लेवल पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से पहला क्वेश्चन ये हम लेके चल रहे हैं। इसमें क्या बोल रखा है, इफ द नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x drawn at the end points of its latus rectum are tangents to the circle इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ये बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कारण ये है क्योंकि जब आप इसको जस्ट बनाएंगे, मतलब जब आप इसकी एक बेसिक रफ इमेजिनेटिव फिगर को बनाएंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे एक बेसिक रफ इमेजिनेटिव फिगर को बनाते हुए। हमने क्या करा, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल रफ तरीके से। और क्योंकि हमें बोल रखा है पैराबोला कैसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का ये एक पैराबोला बना लिया है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल्स को ड्रॉ किया गया है लेटस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पर। तो अगर हम देखें यहां पर इसका जो फोकस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,0। अभी के लिए हमने इस पॉइंट को लेट से फोकस मान लिया है। और जब हमने इसके ऊपर एक फोकल कॉर्ड को परपेंडिकुलरली जब ड्रॉ किया तो ये हमारे लिए क्या बन जाती है, लेटस रेक्टम। यहां पर ये जो है ये परपेंडिकुलर जा रहा है। अब ये जो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, लेट से अभी के लिए हमने इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस पॉइंट को अभी के लिए बी बोल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी को कैलकुलेट करने वाले हैं। हमें पता है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है 4 टाइम्स ए होती है और वो एक इसको रिप्रेजेंट करता है फोकस को। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम कंपेयर कर देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास ये जो 1 आई है, इसके बेसिस पर अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें लेटस रेक्टम की लेंथ चाहिए। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो होती है 4a के इक्वल। अब क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है तो हमारे पास लेटस रेक्टम की जो लेंथ हो गई जो कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4। और क्योंकि बाय सिमेट्री हम ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर ये x एक्सिस है और ये सिमेट्रिकली यहाँ पर परपेंडिकुलरली अगर खड़ी है ये लेंथ, तो ऑब्वियसली 2 लेंथ ऊपर होगी और 2 लेंथ नीचे होगी। तो हमारे पास इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,2 और इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1,-2। जैसे ही ये बात हमें क्लियर हो जाती है, अब हमें इस पॉइंट a और इस पॉइंट b पर नॉर्मल्स को ड्रॉ करना होगा। और उन नॉर्मल्स को ड्रॉ करने के बाद हम अपने इस सर्कल के ऊपर आएंगे और इसके सेंटर को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटा सा सर्कल ऐसा बनाएंगे जो कि नॉर्मल्स के बीच में किसी तरीके से एडजस्ट हो रहा होगा। तो देखते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले इस पॉइंट ए के ऊपर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और इसी तरीके से इस पॉइंट बी पर भी हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टेंजेंट्स को इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि अगर टेंजेंट ही नहीं होगी तो हमें ये समझ में नहीं आ पाएगा कि नॉर्मल किस तरीके से परपेंडिकुलरली कर्व के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अब हमने जैसे ही ये टेंजेंट को ये ड्रॉ कर लिया है, अब हमें जो नॉर्मल ड्रॉ करना होगा वो टेंजेंट पर इस पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करना है। तो हमने क्या करा, ये नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया। तो ये नॉर्मल इस तरीके से आ गया है हमारे पास, ये नॉर्मल हो गया n। और इसी तरीके से हमने इस पॉइंट B के ऊपर भी, क्योंकि लेटस रेक्टम का ये भी एक्सट्रीमिटी पॉइंट है और यहां पर ये टेंजेंट को ड्रॉ किया है और ये जो नॉर्मल होगा ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलरली होगा। इसी तरीके से जब हमने यहां पर भी नॉर्मल को ड्रॉ किया इस पॉइंट B से, तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा और क्योंकि सिमेट्रिक फिगर बन रही है तो इस वजह से ये यहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ऐसा हम रफ इमेजिनेटिव फिगर के अंदर एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। और यहां पर ये जो नॉर्मल हमने पॉइंट बी पर ड्रॉ किया है ये भी इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसे शो हो रहा होगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जब हमने नॉर्मल्स को ड्रॉ किया लेटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो एक तो ये नॉर्मल आ गया, एक ये नॉर्मल आ गया, तो इन दोनों नॉर्मल्स को टच करते हुए एक सर्कल जा रहा है। कौन सा, ये x-3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इस सर्कल की बात करें, इसको अगर हमने कैपिटल C1 से रिप्रेजेंट करा तो कितना हो रहा है, ये x-3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम इसमें ध्यान से देखते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट, लेट से अभी के लिए कैपिटल C बोल देते हैं, सेंटर पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास 3 and -2।
थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अगर हमारे पास सर्कल का सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर फॉल कर रहा होगा और हमें ये बोल रखा है कि वो इस लैटस रेक्टम के एक्सट्रीम पॉइंट से ड्रॉ की गए नॉर्मल के लिए एक सर्कल जो होगा, ये वाला ये जो सर्कल होगा उसके लिए वो नॉर्मल्स टेंजेंट का वर्क कर रहे होंगे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो नॉर्मल्स को कट ना करे, केवल टच करे। तो हमारी बेसिक इमेजिनेशन इतना बताती है हमें कि लेट से अगर वो 3 एंड -2 वाला ये जो सेंटर है यहां कहीं पर या यहां कहीं पर या यहां कहीं पर भी अगर वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता होगा तो वो कुछ इस टाइप का सा हमें दिखाई देगा। तो लेट से हमने अभी के लिए क्या करा, उस पॉइंट को यहां कहीं पर मान लिया, वो हो गया हमारे पास 3 एंड -2। ये क्या है हमारे पास, सर्कल का सेंटर। तो अगर ये हमारे पास सेंटर हो गया तो हमारे पास जो बनने वाला सर्कल होगा वो कुछ इस टाइप का सा होगा। क्योंकि ये रफ फिगर है तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा सा फिगर नहीं बना पा रहे हैं, बस एक रफ फिगर को ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से इस फिगर को बना दिया है। ये सर्कल हो गया है हमारे पास, कौन सा सर्कल, जो कि हमें बोल रखा है। उसका सेंटर क्या हो गया हमारे पास 3, -2, और इसको हमने क्या बोल दिया है, पॉइंट सी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे ही हमने ये बेसिक रफ फिगर ड्रॉ करी, हमारा क्वेश्चन लगभग अपने आप पूरा हो गया है। हमें वैल्यू निकालनी है रेडियस आर की, लेकिन हमें इसके अंदर ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब ये टेंजेंट वाली कंडीशन हमारे पास, ये जो नॉर्मल थे ये इस सर्कल के लिए टेंजेंट बन गए हैं, तो हम इसके अंदर परपेंडिकुलर लेंथ वाला कॉन्सेप्ट सर्कल का लगा सकते हैं। क्या करने वाले अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, इस पॉइंट ए के ऊपर ये नॉर्मल की इक्वेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन को निकाला। तो हमने क्या बोला, टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट ए। जब हम ए पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन को निकालने की कोशिश करेंगे तो हम देख रहे हैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, कब, जब पॉइंट हमारा उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिससे हम टेंजेंट की इक्वेशन बना रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन को पास कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर ही अवेलेबल है, तब उस केस में अगर वो पॉइंट x1 y1 होता है तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आती है y1 इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ x प्लस x1 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को ले लिया और यहां पर ये लिख लिया, और क्योंकि इस कंडीशन में x1 y1 जो है हम कौन से पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पॉइंट के लिए, तो y1 तो हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है y इंटू 2 इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ x प्लस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इक्वेशन बन रही है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस टेंजेंट वाली लाइन को। तो लेट से अभी के लिए हमने इसको T1 बोल दिया, इसको N1 बोल दिया, और ये जो हमारे पास दूसरी टेंजेंट थी इसको हमने T2 बोल दिया, और इस नॉर्मल को हमने अभी के लिए क्या बोल दिया है, N2। तो हमारे पास ये जो T1 की इक्वेशन आई है वो ये वाली T1 की इक्वेशन आई है, तो हमने क्या करा, इसको हमने T1 बोल दिया। अब अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए होगी तो बहुत बेसिक सी बात है, हमें 10th या 11th क्लास में ये बात सिखाई जाती है कि अगर हमें कोई टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल की लाइन को अगर हमें बनाना होगा, तो हम देख रहे हैं कि उसका जो स्लोप होगा उसमें रिलेशन होता है m1 m2 इक्वल टू -1, या हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस लैम्डा टाइप की वो कौन सी इक्वेशन होगी, नॉर्मल की इक्वेशन को वो रिप्रेजेंट करेगी। अब यहां पर ये जो हमने लैम्डा लिया है ये कांस्टेंट है और अननोन की तरह वर्क कर रहा है, जिसको कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्योंकि हम जान रहे हैं ये हम जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए पर कर रहे हैं, और नॉर्मल भी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट ए से पास हो रहा है, तो अगर ये जो नॉर्मल है पॉइंट ए से पास हो रहा होगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, और अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली हम यहां से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 1 और 2 वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है -3, और यहां से हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0, जिसको कि आप क्या बोल सकते हो, इक्वल टू 3। तो ये हमारे पहले नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है।
अब इसी तरीके से हम इस पॉइंट बी के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इजी है। हमने क्या बोला, टेंजेंट इक्वेशन एट पॉइंट बी। जैसे ही हम ऐसा बोलते हैं तो यहां पर भी हम इसी इक्वेशन के थ्रू इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन को बता सकते हैं। बस इस बार जो यहां पर हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है वो तो 1 का 1 ही रहेगा, लेकिन y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, -2। तो बनने वाली जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी सी हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन y इंटू -2 इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ x प्लस 1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो अनचेंज्ड रहा, बस y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो यहां से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन बन रही है हमारी, ये बन रही है टेंजेंट की, जिसको कि हमने किसका नाम दिया है, T2 का। आप सिमेट्रिकली अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी दे रखा है, बहुत ही फ्लो में दे रखा है। इन जनरल IIT JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन इतने फ्लो में नहीं दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज भर दी जाती हैं और बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल हलवे की तरह परोस के आपको दे रखी हैं। बस आपको सेग्रीगेशन करना है, एक छोटा सा रफ फिगर को ड्रॉ करना है और आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आपने क्या करा, ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है। बस अब आपको करना क्या है, इस पॉइंट बी से पास होने वाला नॉर्मल भी कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करा, अगेन यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के, क्योंकि यहां पर भी जो ये टेंजेंट होगी T2, ये नॉर्मल जो होगा उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो आपने इसकी इक्वेशन लिख दी। स्लोप को आपने कितना कर लिया, m1 m2 इक्वल्स टू -1 से आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, और यहां पर लेट से अभी के लिए कांस्टेंट ले लिया आपने म्यू इक्वल्स टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे नॉर्मल की इक्वेशन को, n2 को। लेकिन क्योंकि म्यू जो है एक अननोन है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि नॉर्मल जो है वो पास हो रहा है इस पॉइंट बी से, और इस पॉइंट बी के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई प्लस म्यू के अंदर जब हमने x और y के ये कोऑर्डिनेट पुट करे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस -2 प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ये चीज़ थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमारी समझ में आ जाएगा, यहां से म्यू की वैल्यू आ रही है -3। तो हमने क्या करा, यहां से इस वैल्यू को हमने नॉर्मल की इक्वेशन में पुट कर दिया। ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई नॉर्मल की। तो हमारे पास दूसरा नॉर्मल की इक्वेशन भी आ गई है। किसी बच्चे के शायद माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर हम नॉर्मल की इक्वेशंस को कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, जैसे ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। आखिर हम नॉर्मल की इक्वेशन को इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमसे उस सर्कल की, जो कि हमें यहाँ पर ये दे रखा है, रेडियस के बारे में पूछा गया है, जिस सर्कल के लिए ये जो दोनों नॉर्मल्स हैं एज अ टेंजेंट वर्क कर रहे हैं। अगर ये दोनों की दोनों नॉर्मल्स इस सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट वर्क करेंगे तो हम बहुत सिंपल से जानते हैं, इस सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस टेंजेंट, इस नॉर्मल के ऊपर जो कि इसके लिए टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है, तो वो रेडियस की इक्वल आएगी। बस इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास इस सर्कल के लिए जो दोनों टेंजेंट हैं, जो कि इस पैराबोला के लिए नॉर्मल हैं, उनकी इक्वेशंस आ चुकी हैं, जो कि हमने यहाँ पर बहुत ईजिली कैलकुलेट कर ली हैं। अब इन दोनों की दोनों इक्वेशंस के ऊपर एज अ टेंजेंट सर्कल की एज्यूम करते हुए हम इनके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और रेडियस को कैलकुलेट कर लेंगे। अब किसी बच्चे के मन में एक ये भी डाउट आ सकता है कि सर हमें दो टेंजेंट्स की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात, हमें दो टेंजेंट्स की जरूरत नहीं है, हमें केवल एक टेंजेंट मिल जाएगी, उससे भी हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक्सट्रीमली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें एग्जिस्ट करने वाली जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी की सारी हम लेकर चल रहे हैं। और आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर भी चल सकते हैं और उस इक्वेशन के बेसिस पर टेंजेंट को एज्यूम करते हुए आप रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं। हमने कहा कि लेट से कि हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं टेंजेंट की, या चाहे हम इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं एज अ टेंजेंट। है ये नॉर्मल की इक्वेशन, लेकिन किसके नॉर्मल है, ये पैराबोला के नॉर्मल है, लेकिन सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट ये वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमने इन दोनों नॉर्मल की इक्वेशन में से किसी को भी टेंजेंट की इक्वेशन मानकर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। किससे ड्रॉप कर दिया, सेंटर पॉइंट से सर्कल के, जो कि कितना है 3 and -2। तो लेट से हमने इस वाली इक्वेशन को लिया जब, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ
अभी के लिए हमने लिख लिया x प्लस वाई माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आ रहा होगा, रेडियस के इक्वल। किसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस। अब यहां पर ये जो x एंड y है ये कोऑर्डिनेट कहां से आ रहे होंगे, जब हमने इसके अंदर इस लाइन के अंदर इस टेंजेंट के अंदर जब हमने इसको ड्रॉप किया होगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराया होगा। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 3 -2 -3 मॉडुलस ऑफ, इस पूरे का मॉडुलस चल रहा है, और अपॉन में कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू r। और यहां से हमारे पास r की वैल्यू आ रही है, देखेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है, और ये -2 अपॉन √2, मतलब ये √2 आ रहा है, कैसा, माइनस का। और क्योंकि रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो मॉडुलस लग के ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। तो हमारे पास r की वैल्यू आ रही है √2, और क्योंकि हमसे पूछा गया है r² की वैल्यू, तो वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर आप अगर इस पर भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां से भी जो रेडियस की वैल्यू आने वाली है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, और इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेना है।